वेलकम दोस्तों। आज हम बैठे हैं हेथम भाई के साथ और आज हम बात करने वाले हैं बहुत से अलग अलग टॉपिक्स पे। और भाई ने मुझे अपनी राइटिंग भेजी थी जो ये अलग अलग जगह पर लिखते हैं और मुझे डेफिनेटली काफ़ी अच्छी लगी थी, काफ़ी बढ़िया और नई किस्म की नॉलेज थी। तो उन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। और वेलकम भाई आपका। कैसे थैंक हो यू आप? सो मच। सब बढ़िया है। तो बेसिकली मैंने इनका चैनल कुछ एक दिन पहले देखा था और मुझे लगा था कि यार जिस फील्ड में मैं हूँ, चाहे सोशल वर्क की बात करें, लोगों को अवेयर करना, एजुकेट करना हो, तो उसी फील्ड में शिवम भाई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, मैं ज़रा ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो मैं अपनी एक बुक लिख रहा हूँ साइकोलॉजी से रिलेटेड कि यार लोग किस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों की इनसिक्योरिटीज़ का इस्तेमाल करके, फिर उनके फियर, उनके ट्रस्ट, उनकी आइडेंटिटी, जो भी आप देख लो। और हमारे देश में अगर सबसे ज़्यादा कोई मैनिपुलेट करता है तो वो है भाई साहब ये बाबे लोग, जिसको हम शॉर्ट में गॉडमैन कहते हैं। और हाँ, बहुत यस। से लोगों को लगता है कि यार इंडिया में ये चीज़ें तो नहीं, भाई इंडिया के बाहर भी ऐसे बहुत सारे गॉडमैन्स रहे हैं। और मतलब कम से कम मान के चलो यार, मैं 10 साल का था तब से मैं इन चीज़ों को स्टडी कर रहा हूँ भाई। मेरे राइट। क्या कह सकता हूँ मैं, मेरे जो भी पूरा सिलेबस होता था उससे ज़्यादा मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे थे, जिसमें सबके पूरे जितने भी घपले रहते थे, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो, इनसे मैंने देखी है। और न्यूज़ तो भाई साहब हमारे घर में पिताजी देखा करते थे, तो ऑब्वियस सी बात है बाबे लोगों के तो सब धंधे पता चल जाते थे। तो मैंने अपनी बुक जो अभी मैं लिख रहा हूँ उसके अंदर इन चीज़ों के बारे में मेंशन किया है। तो थैंक यू शिवम भाई प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो थैंक यू। हम थोड़ा बात करते हैं ये बाबे लोग किन किन से इनसिक्योरिटीज़ के बारे में कि इस्तेमाल करके लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हर इंसानों के पास कम से कम 5 टाइप की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जिसमें से एक है वेल्थ, दूसरी ब्यूटी, थर्ड क्रेडिबिलिटी, चौथा कैपेबिलिटी, पांचवा पोजीशन, और एक और आप मान लीजिए एक्सेस। मैं सॉरी, मैं पांच नहीं 6 की बात कर रहा था। ये 6 इनसिक्योरिटीज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है। अब एक्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये बाबे लोग एक्सेस का। एक्सेस को आप यूँ समझ लीजिए कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें दो व्यक्ति रहते हैं। एक व्यक्ति बिल्डिंग के हर कमरे में जा सकता है और दूसरा सिर्फ लिमिटेड कमरों में जा सकता है। अब इसे हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी ऑफ एक्सेस। इसको मैं थोड़ा सिंपल टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस। अब कोई भी कल्ट है वो इन कुछ बेसिस पे बना होता है, जिसमें से सबसे बड़ा तो ये होता है कि भाई साहब जो पापा आदमी है वो क्या करता है कि उसके पास सीधा भगवान का एक्सेस है। कई लोगों को लगता है कि यार भगवान मेरी नहीं सुन रहा, इस चक्कर में ये बाबे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं कि यार मेरी तो नहीं सुनता, ये इसकी सुनता होगा। जैसे आपने शिवम भाई एक वीडियो डाला होगा ना कि यार ये क्या कहते हैं, गोपाल को मनाना है तो राधा रानी को पटा लो। हाँ, ये बाबे लोगों का, इसे ही हम लोग एक्सेस सिंपल भाषा में कह सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि यार एक व्यक्ति जो बुरे वक्त से जा रहा है और उसे लग रहा है कि यार मतलब वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, लेकिन उसे लग रहा है कि भगवान उसकी नहीं सुन रहे हैं। और उसको ये ध्यान नहीं रहता कि यार मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही है, कहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। वो चीज़ों पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, वो बस ये ध्यान देता है कि भगवान मेरी नहीं सुन रहा। तो इस चक्कर में कहाँ जाएगा? उसी बाबे के पास जिसको लगता है कि यार ये इंसान है, इसकी सुनेगा भगवान, तो उसी के पास जाएगा। अब क्या होता है कि जितने भी गॉडमैन रहते हैं ये अपने आप को ऐसा डिपेंड मतलब सॉरी ऐसा वर्जन रिप्रेजेंट करते हैं कि यार मैं जो हूँ वो भगवान का ऐसा भक्त हूँ कि कोई हो ही नहीं सकता, और मेरा उनसे सबसे ज़्यादा कनेक्शन है। और यस। यही एक्सेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार कोई आम इंसान जिसको भगवान की ज़्यादा समझ नहीं है, ये चीज़ें हैं, यस। तो वो इंसान क्या करेगा, इन बाबा के चक्कर में पड़ जाएगा कि यार बाबा मेरी मनवा दो। ये प्रॉब्लम आती है। अब राइट। टॉवर्ड्स अभी अभिनव अरोरा, उसने हम्म। क्या क्लेम करा कि मेरे जो भक्त है वो दर्शन कर लेते हैं राधा रानी के। तो यस। ये वो एक कौन सी महिला थी उसके पास बैठा दिया, टेजुए बहाए जा रही है मेरा कहना। ये वो वाला ड्रामा मैंने देखा था, और ये यस। बताने का तरीका है। तो भाई और हाँ, ये बाबे लोग पता है कहाँ ज़्यादा पनपते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता बहुत नमी वाली जगह पे पनपता है ना, मशरूम कोई सा भी। तो ये बाबे लोग पता है कहाँ पनपते हैं सबसे ज़्यादा? ये ऐसी जगह पे पनपते हैं ओह। जहाँ पर लोगों की जो रिलीजन की प्रायोरिटी होती है वो लॉजिक और ज़िंदगी से ज़्यादा ऊपर होती है। उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उनका जो लॉजिक रहता है, सॉरी, उनकी जो प्रायोरिटी होती है वही होती है। जो
और यहाँ तक कि कई मामलों में तो जवान बच्चे जरा जरा से टेमरी, सॉरी मेरे यहाँ मालवी में छोटे जी बच्चों को टेमरिया बोलते हैं, तो जरा जरा से टेमरिया भी बाबा बनने के चोचले करते हैं। और मेरे मैं बात करूं अपने पास के जिलों की, जैसे खलघाट खंडवा, यहाँ तो हद से ज़्यादा रिलीजियस टाइप के लोग हैं। खरगोन खंडवा में कई ऐसे छोटे क्षेत्र हैं, जैसे महेश्वर हो गया, खलघाट हो गया, यहाँ पर तो वैसी मानसिकता के लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, कुछ तो मेरे रिश्तेदार भी हैं। तो भाई इनसिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी मैंने अपने बुक में ये लिखा है, एक छोटी सी चीज़ बोल रखी है कि भैया सब बराबर है, कोई पास नहीं है कोई दूर नहीं है। तो ये इन बाबों से बचने का एक तरीका ये है, अगर कोई बाबा कहता है ना कि मेरी भगवान सुनते, अगर जरा भगवान तो सुनता भी मेरी है, बस मैं भगवान की नहीं सुनता, तो ऐसे चोचल से आप बच सकते हैं। अब मैंने ये तो बता दिया कि इनसिक्योरिटी का इस्तेमाल करके आते हैं। अब आते हैं कि जो बाबे लोग होते हैं ना, अपने दरबार को चलाते कैसे, डोमिनेंस कैसे करते हैं। तो देखो भाई, जितने भी कल्ट लीडर है, जितनों में भी मैं अंडर कवर होकर घुसा हूँ, मैंने जितने भी ऑब्जर्व किए हैं, भाई करना पड़ता है ना कुछ चीज़ें जानने के लिए। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि इस बाबे के पास अपने वफादार लोग रहते हैं। और जैसे आप कहीं भी जाओगे किसी भी दरबार में, ये चीज़ आप कॉमन देखोगे, एक अच्छा बड़ा सा ऊपर की जगह जहाँ से वो सबको देख सकता है, और वहां से आप बाबा को देख सकते हैं, लेकिन आप अपने आसपास किसी को नहीं देख पाओगे ढंग से। ये उनका पूरा होल का सिस्टम रहता है। दूसरा, वहां पर आपको बिल्कुल मुंह बंद करके बैठना पड़ता है, आपको बोलने की परमिशन ही नहीं है। अगर आप किसी इंसान से बोल, राइट ऑफ कम्युनिकेशन छीन लेते हो। मैं पहले बता देता हूँ कि मैंने ना अपना एक वीडियो बनाया था, द 6 रूल ऑफ कर्मा, कि भैया आपको कर्मा से बचना कैसे है। तो उसमें मैंने कुछ राइट्स के बारे में बताया था, जिन 8 राइट्स में बताया था उसमें से एक कम्युनिकेशन आता है। कि भैया कोई भी इंसान, चाहे मैं बात करूँ हमारे इवोल्यूशन की, तो हम इंसान अभी तक इसलिए बच पाए क्योंकि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं। जब आप ये राइट खींच लेते हो किसी से, तो आप सामने वाले को दिखाते हो कि तुम कैदी हो, तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम जिंदा हो, तो तुम्हारी कृपा है, किसी व्यक्ति की कृपा है। तो कल्ट्स में सबसे पहले इस तरीके से डोमिनेशन दिखाया जाता है कि वहाँ पे आपको बिल्कुल बोलने नहीं दिया जाएगा, एक एक करके लोगों को बुलवाने की परमिशन रहती है, और दिमाग में फिर एक पावरफुल एंटिटी की तरह बैठ जाता है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा टिक जाते हैं। अच्छा, अब टिक तो जाते हैं, अब प्रॉब्लम ये आती है कि बाबा लोगों की, यार जो लोग हैं वो अचानक से इनके खिलाफ ना जाए, बल्कि अगर इनके खिलाफ कोई सवाल उठाए तो लोग और पागलपन में आके इनको उल्टा जो सवाल उठा रहे उसके ऊपर भी हावी हो जाए। तो एक ये चैप्टर मैंने लिख रखा है एग्रेशन को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो एंगर इशू तो बहुत सारे लोगों के हैं। एक गोल्ड चैट, फिर मेरे ख्याल से लॉजिकल आयाम, ये तो चैनल से इन्होंने इस बारे में बात भी करी कि लोगों का एंगर इशू क्या है। तो ये चैप्टर मैंने एग्रेशन के ऊपर लिखा हुआ है। तो एक क्या नाम से ची हुआ पर्सनैलिटी के बारे में बताया था गोल्ड क्लैड ने। तो उसको मैंने ना इस तरीके से लिखा है, अ पर्सन ऑलवेज आर्गुइंग। देखो, कोई भी बंदा रईस हो, पावरफुल हो, जिसके पास अपने लिए बराबर हो, उसको कोई भी चीज़ आर्ग्यूमेंट वाली नहीं लगेगी। देख लेना, जितने भी आप पावरफुल लोगों को देखते हो कभी आर्ग्यू नहीं करते, हाँ भाई ठीक है, वो आगे निकल देते हैं। लेकिन आपको जो भी क्या कह सकते हैं, एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा एक सिंपलीफाई करके देता हूँ। हम ना ह्यूमंस ऑल्सो अ टेरिटोरियल बीइंग। टेरिटोरियल से मतलब आप समझ गए होंगे, और जिनको नहीं पता हमारे व्यूवर्स में, कि भैया हम हमारे इलाके को लेकर चलते हैं। हमारे घर में, हमारी प्राइवेसी में कोई भी ऐसा बंदा जिसको हम दोस्त नहीं मानते, उसके एंट्री पर हमेशा हमें गुस्सा आता है, हम उसको फॉरेन ऑब्जेक्ट मार दें। जो हमारा दोस्त नहीं और हमारे दायरे में आ रहा है, फिर हम एग्रेशन में आ जाते हैं। अब वो व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, ना प्रॉपर्टी है, ना खाने के ठिकाने, ना रहने के ठिकाने, कपड़े के ठिकाने नहीं, जमीन नहीं है, कुछ नहीं है। अब वो इंसान जिसके पास कोई टेरिटोरी नहीं है, तो उसको टेरिटोरी कहीं ना कहीं तो चाहिए, कुछ तो चाहिए अपना बता सके। तो उसके पास होते हैं या तो ओपिनियन या फिर बिलीफ। और आपने शायद तक बताया था एक्सट्रीम रिलीजियस टाइप के लोग कि अब क्यों ऐसी हरकतें करते हैं। तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा होता है ना वो। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ इसमें ये भी होता है कि जब आप उसके किसी विश्वास पे सवाल उठाते हो, तो उससे लगता है कि मेरी टेरिटरी में कोई इन्वेड कर रहा है, ये मेरा कोई हक की चीज छीन रहा है। तो ये क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उस बेचारे के पास और कुछ है ही नहीं ना, कोई भी टेरिटरी एक्चुअल में फिजिकल कुछ है नहीं, कोई गोल्ड नहीं है, कोई मनी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, तो उसके पास एक बिलीफ है। अब आप बिलीफ भी ले लोगे तो वो किसके सहारे जिएगा। एग्जैक्टली। तो क्या बाबे लोग ना बेसिकली शुरुआत में ऐसे ही लोगों को पकड़ते हैं
जिसकी वजह से अगर इन पे सवाल उठाने वाला कोई तो लोग एग्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो बाबा सिर्फ बाबा नहीं रहा भाई, वो उनकी टेरिटरी बन चुका है। जैसे एक देशभक्त को आप बोलोगे कि यार तुम्हारा देश ऐसा है वैसा है, वो कहेगा भाई क्या कर रहा है यू नो। तो वो हमेशा ऐसे लोग उनके लिए वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, बिल्कुल। इंश्योरेंस पॉलिसी बन जाते हैं। अब हम्म। आते हैं फियर के ऊपर। देखो पहली बात तो ये, मरने के बाद किसी को कुछ नहीं पता क्या होना है कैसे होना, और ये बाबे लोग इसका सबसे ज्यादा डर बेचते हैं। हम्म। मेरे दादा जो थे मांगीलाल जी चौहान, और उनके बाद मेरे पिताजी राजेंद्र सिंह चौहान, इन हम्म। लोगों ने एक सबसे, मेरी फैमिली में चलती आ रही चीज कि भैया अंधविश्वास सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों ने ये मान लिया कि पाप, सॉरी, पुण्य ना करना पाप है। पाप ना अच्छा। करना पुण्य का काम नहीं है भाई। तुमने पुण्य नहीं करे तो पाप लगेगा। और यही सोच की वजह से लोग ये सोचते रहे यार मरने के बाद हमारे पकौड़े तले जाएंगे, तो उन्हें पता नहीं कि होता क्या। तो जो एक अनसर्टेनिटी रहती है कि डेथ के बाद होना क्या है, तो इस अनसर्टेनिटी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। जो एक सेकंड में जरा मैं बुक पढ़ लेता हूँ। हाँ, तो क्या होता है कि मरने के बाद क्या होगा, जिसको आइडिया नहीं है कि उसको कैसे सजा दी जाएगी, और उसको पता नहीं है कि क्या होना है, तो ये अनसर्टेनिटी जो होती है ना, वो क्या कह सकते हैं उसे, एक ऐसे व्यक्ति की तरफ हमें लेके जाती है जो उसको समझता है। और वो जो क्या कह सकते हैं, दोस्त ऑलरेडी हैव अ वेरी लिटिल बिलीव्ड दैट थिंग्स आर, हाँ, वो व्यक्ति जिसको बहुत कम पता है दुनिया का, उसे लगता है कि भैया हमारे साथ जो बुरा हो रहा है वो इसलिए क्योंकि भगवान हमें सजा दे रहा है। अब अगर हमें इन सबसे हटना है तो भैया ये जो बाबा है यही हमारा एकमात्र तरीका है वो शराब से मुक्ति पाने का। भले ही वो उसके लिए तब के भेड़ बकरियों की तरफ गाड़ियों में जाए, बहुत सारा पैसा डोनेशन के नाम पे दे और जिंदगी के उसी चीज में फंसे रहे, लेकिन वो बाबे पे सवाल नहीं उठाता है। उसका कारण ये अपने आप में, जैसे अपन अभी प्राइवेट में डिस्कशन में है, मैं मेरे अभी रूम में डिस्कशन खत्म होने के बाद बैठ जाऊंगा, ऐसे प्राइवेट में भी वो इंसान बाबे पे सवाल नहीं उठाता इस डर से कि भाई भगवान उसको सजा देगा कि तूने मेरे भक्त पे सवाल कैसे उठाया। वैसे ये बाबे लोगों की कथाओं को देखना ऐसे बोलते हैं कि भक्त की भक्ति पे सवाल उठाया तो भगवान ने सजा दे दी। ये सब कॉन्शियसली उसके दिमाग में फीड करना होता है। इसका एक Yeah. फर्स्ट चैप्टर है रिस्पॉन्स सिस्टम के बारे में कि मैनिपुलेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये आईपी रजिस्टर हो जाए कि आपको मैं एक बुक भिजवा दूंगा वर्जन, तो आप देखना कि ये किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। Right. अब क्या होता है कि अ, मान लो क्या कह सकते हैं, हाँ, जो पावरलेस होता है इस सिचुएशन में, वो हम्म। और खोता भी है और डरता भी है। मैं Okay. वैसे बात बताऊं, किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन क्या होता है कि लोग इसको मिस यूज करते हैं सबसे ज्यादा। हम्म। अगर तुम साइंस के थ्रू सच ढूंढो, हर चीज को सवाल करने के थ्रू चीजों को सच ढूंढो, तो चलो तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हें सच मिल रहा है, लेकिन तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है क्योंकि या तो तुम्हें बाबा गिल्ट फील करा रहा है कि यार तुमने मेरे पर सवाल कैसे उठा लिया, तो भाई तुम फिर तब दब के रहते हो। और हाँ, ये जो बाबे लोग होते हैं ना, जो रेप कर दिया या अंदर किसी को निपटा दिया, ये इसलिए ऐसा करते हैं कि अगर उसके भक्तों ने मनी मन सवाल उठाना भी शुरू किया तो उनको मनी मन गिल्ट होता है, ये एक फियर रहता है कि वो भगवान हमें सजा देगा। इस वजह से ये बाबे लोग जो रहते हैं ना, अपने अंदर एक पूरा सिस्टम बना लेते हैं। हम्म। अब आते हैं ट्रस्ट वाले चैप्टर के अंदर कि अपना लोगों में ट्रस्ट कैसे बनाते हैं। तो Yeah. मैंने आपको एक पहले वॉइस मैसेज भेजा था, तो बेसिकली 4 फेज का इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले अपना थोड़ा एक ऑब्जर्वेशन का स्टेप बता देता हूँ कि 4 ऐसे कल्टिस्ट फिलोसफी वाली जगह हैं जहाँ पर मैं जा चुका हूँ। पहले तो फेज 1 के बारे में बात करते हैं। वो अपने छोटे छोटे जो नहीं रहते चेले चपाटे, मिनियंस को भेजते हैं उस फील्ड में जानने के लिए कि कौन सी जगह पर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है। ठीक है, Oh. मैंने कम से कम बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करा है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी जगह पर जा रहे हैं, देख रहे हैं लोगों का बिहेवियर कैसा है, उनकी थॉट प्रोसेस कैसी है, वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। वो वहाँ पर सडनली झंडे गाड़ने नहीं जाते, वो देखते हैं इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट कहाँ पर है एक शहर के अंदर। ट्रैकिंग इन्फिल्ट्रेशन, करते हैं पूरी। हाँ, रेकी भी कैसे करते हैं पता है, पहले देखते हैं कि यहाँ पर लो आईक्यू वाले लोग कहाँ पर हैं, जिससे कि थोड़े आईक्यू वाले लोगों के ऊपर आप इन्फिल्ट्रेशन कर सको। तो पहले आता है फेज 1 जिसमें अपने मिनियंस को भेजते हैं। तो वो
इन्फिल्ट्रेट करते हैं बिना किसी सस्पिशन के, लोगों की बातें सुनते हैं कि भैया उनकी सिचुएशन क्या है, वो भगवान में ज़्यादा मानते हैं, क्या वो तर्कों पे ध्यान देते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि यार वो हल्के में लेते हैं चीज़ों को, अरे यार तेरी गलती है, तू मनहूस है, वो दकियार घुसी बातें ज़्यादा करते हैं। बाय द तो वे, लो आईक्यू और गरीब बिल्कुल कौन साइड करते हैं क्या एरियाज जहाँ गरीबी होती है, बस्ती होती है, फैक्ट्री मजदूर होते हैं वहां जहाँ? पर भी नहीं घुसते, गरीब के घर में नहीं घुसता कोई भी। एक हम्म। बार गरीब के घर में घुसेंगे ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो क्या ही डोनेशन देगा भाई। वो घुसते हैं ऐसे बंदे के पास जो पैसा दे भी सकता है, ठीक नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या क्या ये एरियाज कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे के साथ? लो आईक्यू एरिया और गरीबों का एक एरिया, यानी कि मजदूर बस्ती हो गई, जैसे दिल्ली में ना अलग अलग बस्तियां हैं आसपास, हम्म। जहाँ पर मजदूर वर्ग बहुत रहता है, काम वाली इस तरह की बाइयां रहती हैं, क्या कोइंसाइड करते हैं ये एरियाज दोनों? नहीं, ये दोनों में एक थोड़ा सा फर्क है। या वो जगह जहाँ पर मजदूर भी रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा क्या कह सकते हैं, रिलीजियसली रेडिकल नहीं है, वो अपनी दिमाग इस्तेमाल करना जानते हैं, जो उन्होंने दुनिया का अनुभव ले रखा, उनको पता है दुनिया हम्म। हकीकत में कैसे काम करती है। तो वो लोग धीरे धीरे कम रेडिकल होते हैं। बस रेडिकलाइजेशन उनमें अगर कभी मान लो कि उनकी हालत ख़राब है और उनको मेहनत करके ही निकलना है, तो रेडिकलाइजेशन कम होगा। लेकिन हम्म। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर महिलाएं आराम से रेडिकलाइज रहती, क्योंकि उन्हें तो कुछ करना पड़ता है नहीं, जिनकी घर में हम्म। चलती है, आदमी बापड़ा बाहर काम कर रहा है, तो ये हम्म। बच्चों को ज़्यादा रेडिकलाइज करते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चे जब उस ओह। अपब्रिंगिंग में बड़े होते हैं, तो वो अपनी हम्म। रैशनल थिंकिंग को साइड लाइन कर देते हैं। क्योंकि मेरा हम्म। एक रिलेटिव है, जो मैंने बताया था ना, तो टेगड़ा प्रसाद दैट वन, हम्म। उनकी फैमिली या। में यही है। अभी वो कौन है असलियत में, आप इसको फिक्शनल समझ लो, रियल है, हम्म। अभी पब्लिकली नहीं बताऊंगा, ये तो मेरे या घर या। में ऑलरेडी कलेश हो जाएंगे। मैं आता हूँ अब सेकंड हम्म। फेज के ऊपर। वो इंटेल गैदर करने के बाद अपना हंटिंग ग्राउंड खोजते हैं, सब जगह गए, इंटेलिजेंस ले ली कहाँ पर कैसे लोग हैं। फिर उसके बाद आता है हंटिंग ग्राउंड। वो ऐसे फैमिलीज को देखते हैं जो अपनी जिंदगी से अनसेटिस्फाइड लेकिन पैसे दे सकते हैं, ठीक है, जो कि भाई बिजनेस चलाने के लिए पैसा तो लगता ही। तो यस। उनको क्या वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी अनसेटिस्फाई है तो आप कुछ दोगे तब जाके वो खुश होंगे। फिर उनसे है ना आगे हंट बिगेन होता है। वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अप्रोच करते हैं थर्ड प्लेसेस पे जाके, भाई एक घर और एक काम की जगह। अब इसके बीच में जो जगह बचती है, थर्ड प्लेस जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर मैनिपुलेटर सबसे ज़्यादा अच्छे से इन्फिल्ट्रेट करते हैं। चाय की गुमटी हो गई, बातचीत कर ली, बातें करने शुरू करी, ठीक है। तो इसके ये जो सेकंड फेज रहता है ना, यहाँ पर इन्हीं इन्फिल्ट्रेशन के बारे में बात की जाती है कि भैया आप कैसे हैं, क्या है। फिर आता है थर्ड फेज। थर्ड फेज में ये क्या करते हैं कि कोई भी बंदा है रैंडमली उसको धीरे से बोलते हैं, अच्छा तेरी मैंने मेरी बात सुनी यार, सोनी को पापा है यार, वो मेरे बहन की भी ये दिक्कत थी, मेरे भाई की भी ये दिक्कत थी। ऐसे करके इंसान के दिमाग में वो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स सिस्टम में बिल्डअप कर देते हैं, लिख देते हैं उसके सबकॉन्शियस माइंड में, कि जब वो चीज़ों को रिकॉल करते हैं तो उसे लगता है कि हाँ ये यहाँ से बात है। और इंडियंस का तो आपको मालूम है, जर्नल्स वगैरह तो लिखना आता नहीं है हम लोगों को कि भैया हम या। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ भाई पहले से आ रखा है। ये हम्म। वैसी साइकोलॉजिकल इश्यूज रहती हैं। अब जब उसके दिमाग में अच्छे से बैठ गया कि अरे बाबा पे सवाल नहीं उठाएगा, ये बाबा की बात में विश्वास भी करता है, फिर आता है छोटा फेज, जैसा मैंने डोमिनेशन का बता रखा ना, लेके चलते हैं बाबे के दरबार में। हम्म। वहां पर लोगों के बीच में जमावड़े में चार पांच अपने बंदे बैठे रहेंगे, मेरी बहन बोलती नहीं थी बोलने लगी, ऐसे या। वाले ड्रामे फिर शुरू हो जाते हैं। और यही चीज जो होती है ना सबसे ज्यादा लोगों को इफेक्ट करती है। अब आता है यार कि ये जो बाबे लोग होते हैं, चलो ठीक है कि आपने लोगों में अपना विश्वास बना लिया, ट्रस्ट बना लिया। अब एक और चीज आती है आइडेंटिटी। ये जितने भी बाबे लोग हैं ना, ये एक आइडेंटिटी का खेल खेलते हैं। देखिए, आप मानो या ना मानो, इंसान अभी भी ट्राइबल माइंडसेट का इंसान है, आप कितना भी सिविलाइज्ड करने की बात कर लो। मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। मेरी एक और दूसरी बुक है, उसका द साइलेंट फैशिज्म, वो मैं अभी पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई उसमें बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है, भैया मेरे को गवर्नमेंट अरेस्ट कर सकती है। या। तो मैंने या। सोचा 5-6 साल बाद जब माहौल या। ठंडा होगा तब मैं रिलीज़ करूँगा। लेकिन उसके अंदर मैंने एक आइडेंटिटी को लेकर छोटा सा एक्सपेरिमेंट लिखा है, जिसके अंदर ये है कि आप मान लो 3 लोग लिए आपने, एक अरबी, एक गोरा और एक अफ्रीकी। आपने तीनों को जंगल में छोड़ दिया, ठीक। अब अफ्रीकी और अमरीकी, सॉरी, गोरा और अरबी, तीनों सोचेंगे यार हम तीनों इंसान है, साथ में जंगल में साथ रहते हैं,
क्योंकि तीनों के लिए क्या चीज जरूरी है कि भैया हम तीनों इंसान हैं, ये एक आइडेंटिटी बन गई। वहीं हम्म। पर आप तीन की जगह 10 लोग 30 लोग ले लो, 10 अरबी, 10 गोरे, 10 अफ्रीकी। अब ये अपने ही प्रजाति के लोगों के झुंड बना लेंगे, ये तीन अलग अलग झुंडों में चलेंगे, फिर इंसान कोई नहीं देखता। अब मान लो आपने दोनों प्रजातियां हटा दी, ठीक है, आपने गोरा हटा दिया, आपने अरबी हटा दिया, अब बचा आपके पास खाली अफ्रीकी। अब अफ्रीकी भी क्या देखेगा कि नहीं यार ये मेरे देश का है कि नहीं है, ठीक है। अगर अपने देश तीन अलग अलग देश के हुए तो अपने अपने देश का झुंड बना के निकल लेंगे। फिर जब आप एक ही देश के रखोगे तो अपनी भाषा बोलने वाले या अपनी जगह से, जब जैसे जैसे उस झुंड में जाते जाओगे उनको खुद में आपस में छटनी करने का कारण मिल जाएगा, यस यस ठीक है। यस। अब यही चीज आती है आइडेंटिटी के साथ। लेकिन अब मान लो कि जैसे आपको भीड़ में, जैसे मान लो इंडिया का कोई व्यक्ति बाहर गया, उसको दूसरा इंडियन मिल गया, उसके साथ उसकी अच्छी बनेगी, वो ये नहीं पूछेगा और भाई तू कौन से जिले से, कौन से बोले भाई तू हिंदुस्तानी, बात खत्म। हम्म। बहुत क्लोजेस्ट आइडेंटिटी। तो बाबे लोग क्या करते हैं कि राम का नाम ले लो, कृष्ण का नाम ले लो, ये कभी परशुराम की बात नहीं करेंगे, ये कभी नरसिम्हा अवतार की बात नहीं करेंगे, कभी वामन अवतार की बात नहीं करेंगे, ये कभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि भाई मत्स्य अवतार क्या था, ये उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई जो भगवान परशुराम थे उनकी माता जी राजपूत क्षत्रिय थी, उनके पिता जो थे वो ऋषि थे, ये कोई बात नहीं करेगा। जैसे आपने कहा था ना कास्टिज्म के बारे में, ये वही चीज है। हम्म। तो ये जो आइडेंटिटी रहती है जिसमें वो सबके साथ घुल मिल जाए, ये वही बात बताते हैं। आपने वो वीडियो में बताया था कि भाई शबरी के बारे में कोई नहीं बताता, केवट के बारे में तो कोई नहीं बताता, ये इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। तो ये 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 आपके जो मेजॉरिटी की आइडेंटिटी है कि भैया हम तो राम का नाम लेते हैं, हम कृष्ण का नाम लेते हैं, अब लोगों को तो यही नाम पता है तो वो आइडेंटिटी समझ जाते हैं, तो उस ही आइडेंटिटी को कॉमन कर लेते हैं जिससे कि सब लोग उस पर विश्वास कर सके। अब आते हैं मोरालिटी के ऊपर। देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मेरे ना शहर में मेरे पंगे बहुत होते रहते हैं, मैं ऑब्वियसली स्टेट लेवल की बॉक्सिंग चैंपियन हूँ, उसके बाद से मेरे पंगे थोड़े कम होते हैं, ज़्यादातर लीगल हो जाते हैं कि भैया मैं इसको कंप्लेन कर दूंगा, उसको कंप्लेन कर दूंगा, पर मैं हाथ पैर नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मेरे पंगे ज़्यादातर ये कल्चर पगलू लोगों के साथ होते हैं। अब देखो मोरालिटी, ये जितने भी आप देखते हो ना, ये बजरंग दल हो गया या फिर फलाना दल ढिमका दल, जो ये कहता है कि हम कल्चर बचाने में लगे हैं, या फिर वो जैसा आपने उसकी बात की थी, क्या नाम था उसका, हाँ ऑनर किलिंग। अब ये चैप्टर तो हालांकि मैंने उस टाइम मेंशन करने का सोचा नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ। मैंने एक लाइन लिखी है, शायद तक आप लोग समझ जाओगे बहुत सारे। द पीपल हु फाइट फॉर कल्चर आर नॉट रियली पावरफुल, दे आर जस्ट वीक पीपल हु यूनाइटेड टुगेदर टू बुली अ सिंगल पर्सन। ये वो पावरफुल लोग नहीं हैं जो आपको लगता है, ये वो झुंड है कमजोर लोगों का जो सिर्फ एक इंसान के ऊपर बुली कर सकता है। तो देखो सबसे पहली तो चीज़ ये आती है कि रतलाम का केस है। मैं जहाँ रहता हूँ झाबुआ में, यहाँ से थोड़ी दूरी पर रतलाम में मेरा आना जाना लगा रहता है। वहाँ पर एक गांव है कि भैया अगर आपने अपनी मर्जी से शादी कर ली अपने माँ बाप की मर्जी के बिना, तो भैया हम आपको खाना पानी कुछ नहीं देंगे, उसकी किसी ने मदद करी तो उसको भी हम ये नहीं देंगे। तो ये कल्चर पगलू टाइप लोग हैं। अभी कल्चर पगलू क्या है कि ये क्या चाहते हैं कि यार हमारी बस पावर रहे, क्योंकि ये तो कमजोर, कोई ना कोई तो दबाने के लिए चाहिए ना। तो क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है इनको जिंदा कैसे हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये आती है कि ये मोरालिटी के ऊपर काम करती है। जो बाबे लोगों की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भगवान के नाम पे चलती है, जो भी चलती है, तो भैया लोगों के पास एक मोरालिटी की शील्ड रहती है कि भैया लोग हमारे ऊपर आएंगे तो हम देखेंगे हम तो कल्चर के लिए लड़ रहे हैं, हमको यू गेट द पॉइंट। फिर आती है दूसरी चीज कि जो फ्रस्ट्रेटेड लोग रहते हैं, जो अपनी जिंदगी में ना कुछ झक खाड़ पाए, ना कुछ अच्छा सीख पाए, ना अच्छा खाने को मिलता है, ये इंसान फ्रस्ट्रेट है। अब जब दूसरे को देखता है तो वो बंदर वाली आदत, हु, 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 मारो मार पीट करने पर आते। लेकिन अगर करेंगे तो फिर पुलिस धर लेगी, अब पुलिस धरेगी तो लठ बजाएगी, तो क्या करो, मोरालिटी का झंडा उठा लो। तो यही जो झुंड है, जैसे कोई राजनीतिक संगठन हो गया, फिर तो इसमें ये क्या करते हैं कि ये एक आइडेंटिटी देते हैं और लोगों को,
फिर एक जगह देते हैं जहाँ पे वो बिना किसी सवाल के घुस सके। भैया आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको लाउड होना ज़रूरी है, कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अटैक कर सकते हो जिस पे आप चाहते हो, जो आपको जेलस फील करा रहा है, और या जिसको आप बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। ये एक प्राइमरी रीज़न होता है कि जितने भी मूर्ख लोग होते हैं वो ऐसे संगठनों को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ से मेरे थोड़े पास में इंदौर पड़ता है। इंदौर में इन लोगों ने वैलेंटाइन डे का पार्क में कुछ व्यवस्था थी, उस पर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया था। हालांकि एक वकील ने गुत्ती पकड़ ली थी और कहा था कैथे चलिए पाची। फिर उसका इलाज हुआ था। वो कह रहा था नहीं मैं इस दल से हूँ, तो सब बोला आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। अब देखो, इनका सबसे पहली चीज़ है मोरालिटी, एक शील्ड, कि आप गलत कर रहे हो। ये जो बाबे के भक्त रहते हैं ना, जो गलत जैसा आदमी सवाल भी पूछ रहा है तो उसकी कंबल कुटाई कर देते हैं, वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे पास मोरालिटी है, और जो इनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन है उसका हथियार है। अब मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। लड़ाई में आपकी तलवार टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम आपके पास ढाल तो रहेगी, लेकिन अगर आपकी ढाल ही आपसे छीन ले तो फिर आप क्या करोगे? तो इन लोगों की जब आप मोरालिटी इनसे छीन लेते हो ना कि हाँ, तो फिर तब ये इनकी फटके चार हो जाती है। तो ये बाबे लोगों का यही एक चीज़ है। तो ये मोरालिटी का इस्तेमाल लोगों को क्या कह सकते हैं, बताने के लिए कि हम सही हैं, आप सवाल पूछ रहे हो ये गलत है, ये इमोरल है। और फिर उसके जब बंदे कूटने आते तो बाकी लोग कहते हैं अरे नहीं यार बाबा पे सवाल नहीं उठाना चाहिए था। इस तरीके से काम करते हैं। तो और हाँ, एक और चीज़, थोड़ा आपने जो ऑनर किलिंग का आज वीडियो डाला था उससे रिलेटेड एक और चीज़ है। मैं थोड़ा बाबे लोगों से भी रिलेटेड थोड़ी बन जाती है, और हमारे सोसाइटी के जो कल्चर पगलू लोग हैं उससे भी लिंक्ड हो जाती है। बेसिकली क्या है कि जो कमज़ोर लोग होते हैं उन्हें कंट्रोल खोना पसंद नहीं होता है। मेरी फैमिली में खुद एक नार्सिसिस्टिक इंसान था। मैं अपनी स्टोरी शॉर्ट में बता देता हूँ। अभी आप जो मुझे देख रहे हो, ये यहाँ तक चर्बी लटक रही थी मेरी। ये कुछ महीने पहले की बात है। मैं मूव आउट कर गया, इस कमरे में रहना शुरू करा। मैंने अपने हिसाब से बना रहा हूँ, खा रहा हूँ, वो चार बातें सुना रहे, पर मैं अपने बिल्कुल अब हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ। मेरी शक्ल थोड़ी ढंग की देखने लायक हुई है, आवाज़ सुनाई देने लायक हुई है। वो इंसान सोसाइटी के अंदर जो कंट्रोल सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनसे कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये आपको मोरालिटी, फिर रिलीजन, फिर आपको आइडेंटिटी वगैरह इन सब के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इतना सारा जो सोसाइटी के लोग हैं इसको कंट्रोल करते हैं गॉड में, यानी कि बाबे लोग। अब ये बाबे लोग, आप सोच रहे होंगे कि यार हमारी सोसाइटी में होने ही नहीं चाहिए। तो मैं बता दूं कि जितने भी लोग हैं जो आप ये सड़कों पे देखते हो, ये परेशान है, ये फोकट का सरकार की तरफ से मिलने वाला राशन खाते हैं, ये अगर इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं होती, इनका वोट मायने नहीं रखता, तो बाबे लोगों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि बाबे लोग क्या कहते हैं, ये पार्टी को वोट दो, उसको वोट दो। जो कि जितने भी लोग हैं ये लोग एक लाइबिलिटी है सोसाइटी के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से जेब का पैसा थोड़ी जा रहा है, टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा है। तो बाबे लोग ना इनको संभाल के रखते हैं। ये केओस है जिसको लोग कंट्रोल करके रखते हैं। आप मानो या ना मानो, हर देश अपने आप में एक फसाद होता है। आप उसको, एवरी नेशन इज अ मैस इन इट्स ओन। अगर आप देखो अमेरिका जैसा देश है, वहाँ पे फेडरल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। आपने किसी से बहसबाजी भी करी, आपको पुलिस आएगी, धर के ले जाएगी, अरेस्ट करके रखेगी, आपके रिकॉर्ड में रहेगा कि भैया आपने पीस डिस्टर्ब करने की कोशिश करी। यहाँ पे फुल वॉल्यूम में डीजे लेके जाओ, बकैतिया करो, अंड संड गाड़ियाँ चलाओ, कोई धर्रा किसी को आ रहा, कोई कुत्ती पे लाल करने पुलिस वाला नहीं आ रहा, क्योंकि हाँ। तो क्या है कि लोग खुद एक मैस बने रहना चाहते हैं। अब इन मैसेस, इस मैस बनने की वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट सोचती है कि काम करो, ये लाइबिलिटी ऑलरेडी बने हुए हैं, अब इनको हैंडल तो आप इज्जत से कर नहीं सकते, रिलीजन के नाम पे कर सकते हो। क्योंकि अंदर ही अंदर हर एक आदमी इतना बड़ा कमीना है कि वो अपने आप को रिलीजियस दिखा के अपनी मोरालिटी दिखाता है कि देखो मैं क्रेडिबल इंसान हूँ। जो कि लोगों के पास भरोसा करने का कारण नहीं होता ना, वो अपनी मोरालिटी को ऐसे क्रेडिट स्कोर दिखाते हैं, रिलीजियस बनना दिखाते हैं। और हर व्यक्ति जो सोसाइटी में कितना ही बड़ा कमीना हो, वो किसी कोई बड़ा टॉप पे चला गया, उसी बाबा के भक्त बने फिरते हैं। तो ये गॉडमैन्स जो होते हैं ना, ये
खेओस कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, जो कि जो नीचे उसके बैठे हुए लोग हैं ना, ये मेस बने हुए हैं। यस। जो जेन जी है, अच्छी चीज जेन जी की मैं ये बताऊं, ये रिलीजियस पगड़ों वाली हरकतें नहीं कर रही जो बूमर्स ने और जेन एक्स ने कर रखी है। मेरे ख्याल से हम मिलेनियल्स में आते हो, एम आई राइट? जी जी। मैं भी मिलेनियल्स में आता हूँ, और मैंने वो एरा देख रखा है कि लोग कितने ज़्यादा रिलीजन पगड़ू होते थे। ये जो आज कह रहे हैं मिलेनियल्स कि भैया शादी नहीं हो रही है, मैं भी उनमें से एक हूँ। फीमेल फिटेस की डेथ आज कितना बड़ा क्राइसिस बन के खड़ी हो रही है। फिर इसके अलावा जो ये सोसाइटी में संस्कारी महिलाओं की आदत, इतना ज़्यादा इतना खींच के रखा है इन लोगों ने, बूमर जनरेशन ने, कि अब वो जो इलास्टिक धीरे धीरे छूटना चाहिए था, एम्पावरमेंट महिलाओं को एक थोड़ी समझ मिलनी चाहिए थी, ये सीधा वो फेमिनिज्म का प्राउड आरवा तक पहुंच चुका है। तो जेन जी अगर ये धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि नहीं, वी शुड नॉट बी अ मैस, हम कोशिश करें कि चलो यार हम थोड़ा हमारी व्यवस्था के हिसाब से चले, हम मेंटेन करके रखें, हम मैस ना क्रिएट करें, तो फिर ये बाबे लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। जब कोई इंसान कमीनापंती करेगा नहीं, उसको अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए रिलीजियस बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर बाबे लोगों को पूछ कौन रहा है? हम्म। आपने शायद तक आपने और मैंने जब पहले डिस्कशन किया था, तब आपने और मैंने डिस्कशन में ज़्यादातर इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था कि यार आप कैसे इंसान हो, मैं कैसा इंसान हूँ। अपन ने इस चीज़ पे बात करा था, चलो यार हमारा डिस्कशन करने का पॉइंट एक ही है, एजुकेशन का कॉन्सेप्ट एक है, हम लोगों को अवेयर करने में लगे हुए हैं, ये हमारा कॉमन गोल है, दैट्स इट। अब राइट। हाँ, अब उसमें क्या है कि भैया कोई इंसान जिसके पास क्रेडिबिलिटी का कोई सोर्स ही नहीं होता, वो रिलीजन को ऐसा मोरालिटी का सब्जेक्ट लेते हैं। और हाँ, आप शायद तक मानो या ना मानो, जैसे सोशल मीडिया पे कुछ वो लड़कियां जो अचानक से रिलीजियस रील बहुत ज़्यादा डालने लगी है फॉलोवर्स गेन करने के लिए, इसका एक मेन रीज़न ये है अपनी इमेज चमकाने के लिए। हम्म। भाई वो इंसान कितना भी बुरे काम करता हो, पर्दे के पीछे, आप कहते हो ना कि यार पर्दे के पीछे ये इंसान ऐसा है वैसा है फलाना है ठिकाना है, उसको मनवाने के लिए लोगों में क्रेडिबिलिटी भी तो होनी चाहिए कि हाँ कृष्ण यार, समर्थ। हाँ, लोगों को कृष्ण। हाँ, क्रेडिबिलिटी का स्टैंडर्ड ही हम लोगों ने रिलीजन बना रखा है। तो जैसे हम्म। जैसे जनरेशनल जेन जी और जेन अल्फा जो है, अभी दो जो जनरेशन है, ये इस एरा में ग्रो कर रही है जहां पर एक रेनेसांस की सिचुएशन है। मिलेनियल्स जो है एक वॉल बन के खड़े कि भैया जो बूमर्स की आइडियोलॉजी है ये यहाँ से थ्रू आउट नहीं होगी। उसके बाद जो जेन जी है मिलेनियल्स के जस्ट बाद, वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि यार हमें रीजनेबल होने की ज़रूरत है, हम दूसरों के फड्डे में टांग नहीं अड़ाएंगे, हमें हमारी क्रेडिबिलिटी सॉर्ट प्रूफ करने के लिए हमें वो करके दिखाना पड़ेगा, रैदर देन हमारी मोरालिटी की क्या बात है। क्योंकि मोरालिटी अपने आप में बस एक तमाशा ही है जो आप बस दिखाने के लिए करते हो कि भाई देखो मैं इतना अच्छा आदमी हूँ क्योंकि मैं पब्लिक में था। जो या। इंसान अकेले में और बाहर में ऐसा रहता है ना, वही एक्चुअल में मोरल होता है। तो हम राइट। अंदर ही अंदर इतने कमीने हैं। अब आप एक चीज़ और, मैं सॉरी मैं पहले मेंशन करना चाहता था पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन में कोई बात स्टार्ट नहीं। होते से ही भूल गया था। ये जितने भी बाबे लोग होते हैं ना, ये उन लोगों को कंट्रोल नहीं करते सडनली जो बहुत गरीब होते हैं, ये स्टार्ट करते हैं उन लोगों से जिनको ये सेटिस्फाई कर सकते हैं कि भाई इसके घर में शांति नहीं है, तो ये साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके प्लेसिबो इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं कि भाई आप लोग जो भी देखते हो, फिर जो आपके साथ चीज़ें होती है तो आपको लगता है अरे यार बाबा की कृपा से हो गया। आप अच्छी चीज़ें नहीं नोटिस करते हो क्योंकि ये दिमाग फिल्टर करने के लिए बना है। तो अभी अगली अभी जो एस्ट्रोलॉजर जो आया है, जो बहुत ही अशोक खरत जो आया है, हम्म, उसके जितने चेले चपाटे थे, जितनी औरतें थी, मोस्टली तो आईएएस आईपीएस की वाइफ्स हैं। आप देखो, हम्म, अच्छे खासे घरों से ताल्लुकात रखती हैं सबके सब, और सबके सब पढ़े लिखे सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं, हम्म, जो इस एस्ट्रोलॉजर के चंगुल में आ रहे हैं, अपने हम्म, आप को ऑलमोस्ट परोस के दे रही हैं वो। हम्म। कारण ये है कि प्लासिबो इफेक्ट के बारे में लोगों को पता नहीं है। हम्म। आप शायद तक मैं अपने अगर किसी वीडियो में मेंशन करा हो या नया करो, मैंने अब तक आपके इतने वीडियोस देखे नहीं है। या। तो प्लासिबो इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि 2002 में एक प्लासिबो सर्जरी नाम का एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। यस। लोगों को बोला कि भैया हमने आपके पैर की सर्जरी कर दी है, लेकिन वो करी कुछ नहीं थी। पेशेंट्स को लगा हमें एनेस्थीसिया दे दिया, रूम में लेके चले गए, थोड़ी देर बाद बाहर लेकर आ गए, पता चल रहा है कि उनकी जो घुटने की हालत है वो सुधर रही है। अगर आप
गूगल पे जाओगे, सर्च करो प्लेसिबो सर्जरी, आपको उसके बारे में और अच्छी डिटेल मिल जाएगी। यूट्यूब पे शॉर्ट्स में भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ वीडियोस बने हुए हैं। तो प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन ब्रेन का, कि आप जैसा सोचते हो आपको वैसे रिजल्ट देखने मिलते हैं, क्योंकि आप फिल्टर करते हो चीज़ों को। ये आप अभी एक अभी ये जो प्लेसिबो इफेक्ट की आप बात कर रहे हो ना, जस्ट अभी एक हफ्ते पहले हुआ है ये हमारे घर में। हम्म, मेरा एक्चुअली एक भाई है, तो काफी बीमार चल रहा है, थोड़ा फॉरेन से आया था, तो बाहर का खाना वाना खा के हम्म, जब हम गए अपने होम टाउन में, तो वहां पर जो लेडीज थी उन्होंने कुछ वो आरती वारती की, कुछ वो नजर उतारी, कुछ मिर्चें मिर्चें कुछ मारी, और मिर्चों जो है वो बड़ी कड़कड़ कड़कड़ बोली कुछ, बड़ा धुआं धुआं निकला उनमें से। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी गंदी नजर लगी हुई थी इसको, बड़े 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 सारे कुछ लोगों की नजर लगी हुई थी, उससे उससे आवाज आ रही है। तो मेरे को एक बार हंसी सी आ गई, तो वो कह रहा कि यार आप ऐसे कैसे हंस रहे हो, ये तो मेरे को तो अच्छा लगा है। मैंने कहा दोस्त तुम्हें अच्छा इसलिए लग रहा है, मैं अभी तुम्हें रसगुल्ला दे दूंगा ना, वो भी तुम्हें अच्छा लगवा देगा। मैं अभी सिंपल एक टैप वाटर लेके तुम्हारे माथे पे ऐसे कह दूंगा ना ये गंगा जल है, और डम 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 ऐसा कुछ पढ़ दूंगा मंत्र चार पांच, वो भी तुम्हें अच्छा लगेगा। क्योंकि ये प्लेसिबो इफेक्ट है, तुम लगवाना चाहते हो, और लगने में और होने में जमीन आसमान का फर्क है। तुम हो नहीं रहे हो, लग रहा है ये। और ये थाली का यंत्र अगर इतना ही काम कर रहा है और ये मिर्ची इतनी काम कर रही है ना, तो अभी कैंसर हॉस्पिटल के बाहर जाके खड़े हो। इसको स्टेज 2 का बहुत सही है। स्टेज 4 का जो कैंसर है, जिसको कीमोथेरेपी पूरे साल लेनी पड़ रही है, जिसका खून चूस लिया कैंसर ने, लिटरली खून ब्लड निकलता है उसमें, वो सब के सब इक्विपमेंट जो है वो बांधो, उनको पैकेज करो, उनको रद्दी में बेचो, और ये थाली वाला जो सिस्टम है, थाली डॉक्टर है जितनी भी है, किलो किलो की मिर्ची लगा के जाओ, सबका कैंसर निकाल लो यार, ये क्या। यही तो है। तो ये जो या, प्लासिबो इफेक्ट होता है ना, या, इंसान क्या धीरे धीरे चीज़ों को फिर वैसा देखने लगता है। हम्म, ये हम लोगों ने क्या, जो हम पहले जंगलों में हंटिंग करते थे या फिर हम्म, प्रेडेटर से बचना रहता था, तो हमने ना ये इफेक्ट हमारे दिमाग ने इवॉल्व कर लिया कि अगर हमें हमारा शिकार दिख रहा है तो फिर हम शिकार पे ध्यान देते हैं, और अगर हमें शिकारी से बचना है फिर हम उस पर ध्यान देते हैं। तो ये फिल्टरिंग का बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे अगर मैं रेगुलर भाषा में बताऊं, मिलेनियल्स और जेंसी दोनों को समझ में आ जाएगा कि भैया तुमने जीटीए में अच्छी एडवांस कार ली, अब वही गाड़ी तुम्हें हर जगह ट्रैफिक में दिख रही है। वन ऑफ द बेस्ट रेफरेंस आई कैन गिव राइट नाउ। तो ये प्लासिबो इफेक्ट का इस्तेमाल करके बाबे क्या करते हैं कि हर चीज़ को अपनी कृपा में कर लेते हैं। मेरे घर का 2012 का किस्सा ये है कि भाई मैं एक मॉडेम लेकर आया था और मैं अपनी जेब में रख के भूल गया। अब वो पैंट टांग दी मैंने हुक पे। अब मैं ढूंढ रहा कहाँ है क्या है। सडनली मेरे घर के जो रिश्तेदार है, एक महिला कहती है, पापा ये मिल जाए प्लीज़। मैंने कहा ठीक है यार, ये क्या बात हो रही है। फिर मैंने मेरा जेब टटोला मैंने, क्योंकि एक दिन पहले मैं लेके गया था। पहले तो वो डोंगल आते थे ना सीम लगा के चलाने वाले, 2012 की बात कर रहा हूँ, अब तो ऑप्टिक फाइबर आ या, गया। तो मेरे को वहां से मिल गया। मैंने कहा चलो यार मिल गया। बोले हाँ मैं कब से प्रार्थना कर रही थी है वो। मैंने कहा यार इसको क्या है ये इंसान, इसको लग जब मानने लग जाते हैं ना लोग, तो उन्हें यही चीज मानने की आती है। और लोग है ना एक तो सवाल करने से डरते। अच्छा इसमें है ना बाबे लोगों का एक और काम रहता है। ये जैसे लोगों के दिमाग में प्लासिबो इफेक्ट से फिल करा देते ना, तो वो गरीब जिसकी जिंदगी में साला कुछ नहीं है, उसने अपनी जिंदगी की जितनी भी कमाई बस इसलिए कर रखी कि बेटी को दहेज देना है। तो वो इंसान भी साला ये सोचता है अच्छा इसको ये मिल गया, चलो मैं चलता हूँ वहां पे। ये घंटों लाइन में लगा रहेगा, इतने पैसे देगा, अपने एक दिन की दिहाड़ी भी गवाएगा और ये फजीयत करवाएगा, और फिर सोचता है अच्छा बाबा जी ने साथ कर दिया ये। हम्म, तो यही माथा फोड़ी के चक्कर में तुम काम पे ध्यान देते। जब या, तक लोग ये नहीं देखो, एक मैंने बुक के अंदर सॉरी आर्टिकल में मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, चीज़ों को समझना मुश्किल काम है और लोग दिमाग से आलसी है। तो क्या लगता है वो उस चीज़ पे ध्यान देंगे? मैं कहाँ गलत था, कहाँ खामियां आई, कहाँ मैंने समस्या देखी, वो इन सब पे ध्यान नहीं देगा। वो ध्यान किस पे देगा? चलिए यार बाबा के पास चलते, काम आसान हो जाएगा। हम आउटसोर्स कर देते हैं हमारी प्रॉब्लम्स, तो ये बाबा इस पे ज़्यादा कमा लेते हैं। तो आपके पास और कोई सवाल हो तो अपन इस पे थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। हाँ। आप अगर जैसे हम बात ही कर रहे थे आज ऑनर किलिंग के बारे में, है ना, हम्म, आप एक बात कर रहे थे कि ट्राइबल माइंडसेट से आ रही है ऑनर किलिंग, हाँ तो उसके बारे में बताइए कुछ। देखो, ट्राइबल माइंडसेट बेसिकली क्या है कि जितना एक छोटा सा टर्म है, मेरे फादर ने अपने जब वो टीचर थे तब एक यूज़ हम्म, किया था कि स्केल ऑफ सिविलाइजेशन। कोई इंसान अपने बायोलॉजिकल बिहेवियर, जिसको हम कह सकते हैं सेवेज बिहेवियर से कितना ज़्यादा डिस्टेंस पर है।
आप उसको स्केल ऑफ सिविलाइजेशन समझ सकते हैं कि भैया उसको क्या चीज़ एग्रेसिव में बिहेव कर रही है, या किस चीज़ से ज़्यादा आपको चिढ़ा रही है, कर रही है। तो ट्राइबल माइंडसेट ये होता है कि आप अपने ही झुंड के लोगों को अपना मानते हो और झुंड से बाहर के लोगों को आप अपना नहीं मानते हो। इंसान चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी भरोसे वाला हो, कितना भी क्रेडिबल इंसान हो और कितना ही केपेबल इंसान हो, आप उस इंसान पे भरोसा नहीं करते हो जस्ट बिकॉज वो अपनी आइडेंटिटी से बाहर का है। ठीक है। राइट। अब यही चीज आपको मैं एक्सट्रीम में दिखाता हूँ। वो धुरंधर 2 देख लिया आपने? नहीं, अभी तो नहीं देखी। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर मैं स्पॉइलर नहीं देता हूँ। पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत मैंने ऑब्जर्व कर रखा है कि वन ऑफ द मोस्ट इनब्रेड कंट्रीज में से एक है। तो अच्छा हुआ मैं कहता हूँ हमारा विभाजन हो गया। वहाँ पर अभी भी ऐसे ट्राइब्स है पाकिस्तान के अंदर जो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो बियॉन्ड देयर ट्राइब मैरिजेस को करे। ये जो कजिन मैरिजेस होती है ना, अगर किसी इंसान ने इसको डिनाई कर दिया कि भैया हमें ये नहीं करनी है, सोशल प्रेशर तक आता है। तो ये ट्राइबल माइंडसेट है कि अपनी चीज अपने तक रखो, अपने से बाहर मत जान दो। हमारे पास भी यही चीज है, लेकिन हमने उसे क्या गोत्र में, इस्त्र में, इसमें हमने बांट रखा है ताकि इन ब्रीडिंग ना हो, जेनेटिकल एंसेस्टर्स जो उनको एडिशनल जीन पूल मिल सके। लेकिन वो जो एक माइंडसेट हमने बना रखा ना कि यार नहीं ये जात से बाहर का आदमी है। मैं अपने 3 किस्से बता देता हूँ, तीनों किस्सों को सुन के आपकी हंसी नहीं रुकेगी। किस्सा नंबर 1, मेरा एक पड़ोस में लड़का रहता है, वो इमेच्योर है, अभी 15-16 साल का है। मैंने उसको अपनी बुक दी कि देख भाई तू मैप रीडिंग कैसे कर सकता है, तो अपने आसपास के मैप कैसे बना सकता है, कहीं भी जाएगा कैसे भी जाएगा, तेरे को कंपास कैसे यूज़ करना है। क्योंकि मेरे मेरे अंकल मिलिट्री में थे तो उन्होंने मुझे चीज़ें सिखाई थी कि बेटा कहीं भी खो जाए ना, ये चीज़ इस्तेमाल करना है ना। आई गेट द आइडिया ऑफ इट, मैंने उसको सिखाई थोड़ी बहुत। मेरी मम्मी का ये कहना था यार रहने क्या ही सीखेगा ये। मैंने कहा क्यों? बोले यार देख वो ठहरा ऊंची जाति का आदमी, वो तेरे को सीरियस नहीं लेगा ये वो। ये मेरे घर की बात है कि भैया वो इंसान जो है इतना सीरियस नहीं लेगा मुझे जस्ट बिकॉज मैं उससे थोड़ा लोअर आता हूँ। दूसरा किस्सा ये है कि मेरे पड़ोस में भाभी रहते हैं, उनके दोनों बच्चे हैं। वो जैसे वो एस टी में आते हैं, मैं जर्नल में आता हूँ, एंड आई डजंट केयर अबाउट कि कौन क्या है। बच्चे आते हैं, मेरी बहन से चीज़ें सीखते हैं, समझदारी से करते हैं, यहाँ सब तो ठीक है। लेकिन एक मेरा रिश्तेदार है, उसको इससे प्रॉब्लम है। अरे तो कहाँ इनको बुला लेता है यार, ये इनको नहीं समझ पड़ने वाली। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरी सिस्टर जो है उसने उनकी जो बड़ी लड़की है उसको सारे आर्ट वर्क्स के बारे में सिखा रखा है, उसको कैसे इम्प्रोवाइज़ करना है चीज़ों में। यहाँ तक कि वो 8 साल की है और अभी भी अच्छी फ्लुएंट है इंग्लिश में। वो भाई 8 साल का बच्चा फ्लुएंट है इंग्लिश में, जबकि हिंदी मीडियम में पढ़ता है वो बच्चा। संगत से सबको असर पड़ता है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उस इंसान की कैपेबिलिटी की, मैं बात कर रहा हूँ उस इंसान की ट्रस्ट की, लेकिन माइंडसेट। और एक तीसरा किस्सा ये है कि मैं मेरे एक दोस्त के साथ चाय पीने जा रहा था, तो मैंने बोला चल यार आज यहाँ गेड़ी मार के आते हैं। तो उसने मेरे को बोला कि भाई तू इस फलाना जाति से है क्या, तो ये ऐसे काम कर रहा है। मैंने कहा यार तू क्या बात कर रहा है, ये करने से मैं वो कैसे हो जाऊंगा। और इस लाइक अरे वो लोग ऐसी हरकत करते हैं। मैंने कहा तू रहने दे भाई, तू एक काम कर, मैं उसके साथ हैंग आउट कर लूंगा, तेरे साथ नहीं करूंगा, क्योंकि तू इस टाइप के माइंडसेट का है। आप मान लो चाहे अपर कास्ट के हो, आप मिडिल में आते हो या लोअर में आते हो, एक चीज ये है कि हम हमारे दायरे से बाहर नहीं जाते। अब ऑनर किलिंग के किस्से आपको मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से फिर एक्सट्रीम पुअर क्लास में मिलेंगे, क्योंकि ट्राइबल आइडियल माइंडसेट में इतने ज़्यादा है, क्योंकि सिविलाइज्ड हुए नहीं, उसने ज़िंदगी को एक्सपीरियंस लिया नहीं, कुछ अच्छा करा नहीं, तो वो क्या सोचता है कि यार ये तो मेरा हक मार रहा, मैं ये करने नहीं दे सकता। वो ये मार काट तक उतर आते हैं, क्योंकि वायलेंस बहुत ज़्यादा उन लोगों ने कॉमन समझ रखा है। यार ये तो मेरे हक की चीज़ छीनी जा रही है, अगर मैंने ये कर दिया तो मैं ये बच जाऊंगा। उसे समाज उकसाता है, क्योंकि समाज को थोड़ी उसके लट्ठ खाने पिछवाड़े पे है, वो बंदे ने खाने, उसको जेल जाना है या उसको फांसी होनी है। चढ़ाने में, चने के झड़ पे चढ़ाने में क्या जा रहा है लोगों का। लेकिन ये जो ट्राइबल माइंडसेट है, यही एक मेन रीज़न है। वो जैसे मैंने बताया ना, गोरे वाला, अफ्रीकी वाला, रिपी वाला, वो ऐसे ही अपना झुंड बना के उसी में रहते हैं। आप और मैं जो है ना, हम हमारे जो बायोलॉजिकल बिहेवियर है उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है।
दैट्स वाई वी आर सिविलाइज। हम एग्रेशन में नहीं आते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, हम वायलेंस से ज़्यादा कम्युनिकेशन पे फोकस करते हैं। चीज़ों को जो हर किसी के कह सकते हैं प्राइवेसी होती है या कह सकते हैं एक बेसिक डिस्टेंस होता है, वो हम बना के रखते हैं। अब आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि भाई आपने ऐसा क्या खा लिया कि आपका पेट खराब हो गया, या मैं आपसे नहीं पूछ सकता हूँ भाई नींद रात में कौन से सपने आए। ये प्राइवेसी का वायलेशन है भाई। हम इस चीज़ को समझते हैं, दैट्स वाई वी हैव अ डिस्टेंस, वी आर सिविलाइज। लेकिन जो लोग सिविलाइजेशन को नहीं समझते हैं, जो सिविलाइज बिहेवियर को नहीं समझते हैं, जिनके अभी भी नेचर बायोलॉजिकली वैसा है, क्योंकि वो बेसिक डी नीड्स से ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं, वही चीज़ें सबसे ज़्यादा करेंगे। आप किसी बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी के घर में देखना, ये चीज़ें नहीं होगी। वो ये नहीं देखेगा कि यार ये व्यक्ति इस जात का उस जात का, वो देखेगा ये भी आईपीएस है, मैं भी आईपीएस हूँ या मैं भी आईएएस हूँ, आओ शादी कर लेते हैं। वो यहाँ नहीं देखेगा, क्योंकि जरा जरा वो एक, मैं जानता हूँ थोड़ा फनी है, लेकिन अवध ओझा ने एक बात बोली थी कि भैया वो आईएएस को क्या पड़ी है, ये तो ये भिखमंगे लोगों के चूचे हैं। और ये हकीकत है। राइट राइट एग्जैक्टली। और और कोई सवाल हो तो चलो आज डिस्कशन कर लेते हैं। मैं बस एक मैं लास्ट सवाल ही पूछता हूँ, उसके बाद इसको थोड़ा सा विराम देते हैं, फिर एक हाँ। बार लंबी करते हैं, दिन में करते हैं कभी आराम से, है ना। तो मैं ये पूछ रहा था बेसिकली, जो मोस्टली हम बात करते हैं सोसाइटी की, समाज की, तो आपको कैसे देखते हो, मतलब ये समाज आदमी को कॉन्स्टेंटली, मुझे ऐसा लगता है कि एक अशांति या कॉन्स्टेंटली एक एंग्जाइटी में तो हमेशा ही रखता है, और बड़ी छिछली सी बातों में रखता है, बड़ी फालतू की बातों में आपको फंसाए रखेगा। मतलब जो भी आपका डेली के काम भी बहुत होते हैं, जैसे घर बड़ा हो गया तो पोछा और झाड़ू लगती रहती है उसमें, और खाना ही बनता रहता है, इंडिया का जो खाना है वही टाइम लगाता रहता है काफी, 4-5 घंटे, मतलब उसी में किचन में निकाल दो आप। तो ये सब चीजें जिनमें आपको लगाए रखते हैं बचपन से, और मतलब एक कॉन्स्टेंटली बिल्कुल ही फालतू की चीज, मतलब चाय गिर जाए किसी से, या आपको मनपसंद शर्ट नहीं मिली, या आज ट्रैफिक में आप फंसते फंसाते आए हो, या फिर वही आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स झेलते हुए आए हो। तो इसका मतलब, जैसे मोस्टली हम कहते हैं कि आप समाज छोड़ के कहीं और जा सकते हो, जैसे आप खुद रह रहे हो, काफी दूर रह रहे हो अपने सो कॉल्ड सोसाइटी से, मेड अप सोसाइटी से, तो आपका इस पर क्या विचार है? देखो यार, पहली चीज़ तो ये कि आप ये कह रहे हो कि घर में इंसान चीज़ों से परेशान रहता है या समाज के बीच में रहकर परेशान रहता है। दोनों केसेस में एक चीज़ कॉमन है कि इंसान जब तक ये सोचेगा कि यार मेरी वर्थ तब है जब सामने वाला मेरी चीज़ को वैल्यू करे, ठीक है, तो वो इस चीज़ों में उलझा रहेगा। ठीक है। आदमी ये माथा फोड़ी करता है, सर फोड़ी करता है, इसलिए नहीं करता कि यार मेरे को अच्छे ये करने वो करने। नौकरी अच्छी खासी इंसान की है, पैसे कर रहा है पिछवाड़ा घिस घिस के, और पैसे घर में लेकर आ रहा है सिर्फ इसलिए कि चलो यार मेरे घर वाले मेरे को वैलिडेशन दे देंगे, माँ बाप बीवी बच्चे कोई तो वैलिडेशन देगा। वो इस वैलिडेशन के चक्कर में फंसा हुआ है। दूसरा, वो इंटरनली इस बात को जानता है हर इंसान कि भाई मैं यार ये कर रहा हूँ, ये मेरा फर्ज है, ये जानते हुए कि भैया उस फर्ज को कोई ध्यान नहीं देगा, फिर भी वो करा जा रहा है, करे जा रहे, घिस घिस के आधा हो चुका है। ये उस इंसान की सबसे बड़ी गलती है कि तुम इस समाज के ताने से डरते हो भाई। तुम्हें लगता है अरे यार तुम तो घटिया औलाद हो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चलो यार मैं मेरा ना किस्सा बता देता हूँ। मैं मेरे घर का मैटर ज़्यादा बाहर नहीं लाना चाहता, लेकिन मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता देता हूँ। मेरी सिस्टर है, उसको अपने कॉलेज के लिए कुछ करना था, मतलब स्टडी के बेस पर कि हाँ उसे कोई कॉलेज लेना है या नहीं लेना है। मेरे घर में इसको लेकर बहस हो गई, बहुत सुनी हमने। हमने कहा हटा यार कौन बहसबाजी करे। मेरे पास ऑलरेडी हम लोगों ने नया मकान लिया है, और मेरा जो पुराना जो देख रहे हो ना ये भाड़े का घर है, यहाँ का भाड़े का मैं पैसा का जुगाड़ कर रहा हूँ। थोड़ा मोड़ा काम करके पैसे आ जाते हैं, मेरे 2 वक्त की रोटी निकल जाती है, 2 वक्त की रोटी नहीं 2 वक्त का उपमा निकल जाता है। डाइट पर हूँ मैं फिलहाल में, तो मेरा ये निकल जाता है। मेरे को यहाँ किसी को वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया मुझे एनजाइटी किसी की नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से खुद को प्रूफ कर दिया है। मेरे भैया मेरे पास ना मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं स्टेट लेवल बॉक्सर हूँ। मैं मैथमेटिकल ओलंपियाड में नेशनल लेवल पे जा चुका। अब इससे ज़्यादा मैं क्या साबित कर सकता हूँ खुद को, और मैं क्यों ही साबित करूँ भाई। एक यूट्यूबर है, सॉरी कंटेंट क्रिएटर है, मैं नाम भूल रहा हूँ उस बंदे का, आज उसकी रील बड़ी अच्छी लगी। वो कहता गीज़ा के पिरामिड बने थे 4000 साल पहले,
उस जैसी चीज आज तक दोबारा बनी नहीं, लोगों ने उसको 1 स्टार दे रखा है फालतू फालतू रीजंस पे। तो तुम इस समाज की वैलिडेशन के पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम्हें अपने बच्चों से वैलिडेशन चाहिए, बीवी से वैलिडेशन चाहिए, तुम्हें घर वालों से वैलिडेशन चाहिए, भाई मत भाग वैलिडेशन के पीछे। जो तुम ये कह रहे हो ना कि तुम्हें ट्रैफिक में ये हो गया वो हो गया, फिर ऑफिस की पॉलिटिक्स में परेशान हो, तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अपनी वैलिडेशन प्रूफ करने का। वैलिडेशन सिर्फ तभी प्रूफ होते हैं जब तक कि तुम एक सेफ्टी नेट बनना छोड़ देते हो। मैंने सेफ्टी नेट बनना छोड़ दिया तब जाके कि हमको थोड़ी इज्जत मिली है, वरना आज से कितने 12 दिन पहले बहुत गालियां खाई है मैंने। अरे दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा हटाओ यार, मेरे को माथा फोड़ी नहीं करनी। मेरे पिताजी का भी ऐसा ही रवैया, तो उन्हें पता था यार ये ना तो मैं शराब पीता हूँ, ना मैं सुट्टे मारता हूँ, ना मैं कोई अय्याशियाँ मारता हूँ। उसके बावजूद भी अगर मैं घर में गालियाँ सुनूंगा तो भैया ऐसे घर में मैं क्यों रहूँ। मैं वहाँ से वापस अपना बोरिया बिस्तर बांधा, मैं यहाँ आके पड़ा हुआ हूँ। और मुझे टू बी ऑनेस्ट बहुत शांति लग रही है। मेरे को कोई सुबह कितने 6:30 बजे आके चिल्लाते हुए नहीं बोल रहा कि तुमने झाड़ू नहीं लगाया, ये नहीं करा। घर में एक कलेशी इंसान जो नार्सिसिस्ट होता है वो हाँ, आपके एफर्ट्स को इग्नोर कर रहा है, तो मैं फिर क्यों एफर्ट्स मारूं? करेक्ट। सेफ्टी नेट बनना बंद कर दो। और आप मेरे और ख्याल हेतम से भाई, ये आप ये देखना कि ये सबसे पहले यार चीज आपको नजर तभी आती है जब आप घर से डिस्टेंस बना लेते हो। मतलब आप जब ट्रैवल करते हो या बाहर जाते हो, आपको पता चल जाता है कि वो कितनी गैर जरूरी जिंदगी है, जो आपको जीने की जरूरत ही नहीं है। ऑनेस्टली कितनी आर्टिफिशियल सी जिंदगी है जिसके बीच में आपको फंसा दिया है। और आपकी बचपन से क्योंकि आप उसी घर में हो, तो आपको ऐसा लगता है अरे ये तो मेरी यही जिंदगी है। दुनिया है, यही दुनिया है। आप सोचते हो कि ये मेरा घर है, यही मेरी दुनिया है, यही लोग हैं, ये नहीं तो फिर कौन, ये नहीं तो कौन बे। फिर जब आप देखते हो ना दुनिया में लोगों से मिलते हो, नए हाई आईक्यू के लोगों से मिलते हो, तब आपको तो अरे भैंस की ऐसे ऐसे लोग हैं। हम्म। मेरे अभी लास्ट ईयर की बात है, 17 मार्च को एक अजीत राठौर करके म्यूजिशियन है, साउंड इफेक्ट इंजीनियर है, मेरे जहाँ मेरी शॉप है ना वहाँ उसकी जगह के मालकिन जो है उनका लड़का है। तो उन्होंने अपना गाना रिलीज़ करा था साल भर पहले रेलगाड़ी के नाम से। तो कुछ बॉलीवुड के म्यूजिशियंस भी आए थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर थोड़ा मेरे को भी आइडिया दे दो, मैं भी थोड़ा म्यूज़िक के उस पर थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ। उन्होंने थोड़े बहुत मुझे आइडियाज़ दिए कि हाँ तुम कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो, भाई सीखने में क्या बुराई है। मैं ऐसे लोगों से मिलना पसंद करता हूँ, काम करना पसंद करता हूँ। और मैंने आपको एक वीडियो भेजा था वो आदि अजीम सर के बारे में, ईरान से रिलेटेड। मैंने जब वहाँ पे गया था इंदौर में, तो मैं आदि अजीम सर के पास मैंने सॉरी फ़ोटो खिंचाने की कोशिश की, तब तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर बाद में गया उनसे, बात फ़ोटो ली। मैंने कहा कि सर थोड़ा सा ईरान का देख लेना, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने नोटिस करा कि यार ये जो छोटी सी दुनिया है जिसको मैं घर समझता हूँ, इससे भी बड़ी एक दुनिया है। मैं उस बड़ी दुनिया के पीछे भागना शुरू करा। तो ज़्यादातर ये जो कंट्रोलिंग पेरेंट्स होते हैं ना, ये अपने बच्चों को वो बड़ी दुनिया देखने से मना करते हैं। ये समझ लो कि आपको बचपन से अर्जुन कपूर की फिल्में दिखाई जा रही है ताकि आप धुरंधर जैसी फिल्म को देखकर ही ना बोलो कि अरे वाह क्या आर्ट होता है। आप फिर वो कैसी मूवी है। अर्जुन कपूर की फिल्में थोड़ी देखोगे जो बेर मिनिमम दे दे और के। आप देखना एतम, ये जो पेरेंट्स होते हैं जो दुनिया देखने से मना करते हैं, ये खुद भी बड़े डरपोक मिलते हैं। भाई मेरे घर रात में भी एक ऐसा व्यक्ति है। जबरदस्त जबरदस्त नट डरपोक मिलेंगे। रात में गाड़ी चलाने से डरते होंगे। आपको मतलब हर वो चीज जिससे आपकी करेज बढ़ती हो, जिससे आप सोसाइटी में आगे प्रोग्रेस कर सकते हो, बहुत या एक सर्टेन इंडिविजुअलिटी आती हो, या आर्ट के खिलाफ मिलेंगे। मोस्टली ऐसे मिलते हैं, थोड़े से आर्ट के बहुत खिलाफ मिलते मिलते हैं, हैं। पढ़ाई बहुत पढ़ाई मिलते पढ़ाई हैं। पढ़ाई, बस हम्म, इनका एक ही लॉजिक होता है। हम्म। हम्म। मेरे घर में 2000 कितने 24 में भयंकर लड़ाई हुई थी मेरे घर वालों से, मतलब मेरे घर वालों की मेरे रिश्तेदारों से। मेरा एक रिश्तेदार जो बताया था ना, फुक्का सा, वो क्या दे रहा है इसको साइंस दिलाओ यार। मैंने कहा क्यों साइंस दिलाए भाई? बोले परसेंटेज अच्छे हैं। मैंने कहा "ओ भाई अपना काम करना है, इसको लॉयर बनना है, आर्ट्स लेगी बात खत्म। उन लोगों को प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान आर्ट्स लेगा, ये दुनिया थोड़ी सी देखेगा, इसको देखे देखे उसकी वो बहनें जिनकी इससे ज़बरदस्ती शादियां करवा दी है, अब वो हाँ। बहनें नहीं बोलेगी कि यार तुमने तो हमको रोटे पानी से निकलने नहीं दिया, हम्म। हम यहाँ आदमियों के बीच में फंस गए जो साला हमारे से वफादार है भी कि नहीं हमें नहीं पता। यस। यहाँ से जाता है सुबह में, जाता है 6-7 बजे के आसपास, आता है रात की 9 बजे। कहाँ जा रहा कहाँ जा रहा कहाँ आ रहा हमें नहीं पता।
तो हम कैसे करें? और हमारी तो ज़िंदगी फिर इन्हीं सास ससुरों में फंसी हुई है, इन्हीं के खाने बनाओ, ये करो वो करो। फिर वो हम्म, सवाल तो उठाएगी बेटियां उनकी भी। तो मेरे घर में भी इस तरीके से उठते हैं, तो मेरे घर में भी कायर इंसान है वैसे। मैंने जितने भी अच्छे काम करे उसमें से कहीं ना कहीं से माइक्रो पे, हाँ ये गलती है, तेरे को ये नहीं हाँ, बोलना चाहिए था ना, बस लाइक ये तो पागल है क्या? मेरे मुंह से यही निकला था। तो हम्म, जो मैंने वो ईरान वाला वीडियो डाला था ना, एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरे पिताजी को भी जानता है। भाई देखो यार, धंधा सबको चलाना ज़रूरी है। अब उसका छोटा सा रेस्टोरेंट है, गैस की किल्लत आए, अब उसके अंदर 5 लोग काम करते हैं उनके, जिसके यहाँ काम करते तब जाके उनके घर पे चूल्हा जलता है यार, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता है। हम्म, अब गैस की टंकी देने में क्या बुराई है? अब मैंने ये बात अपने वीडियो में मेंशन कर दी, मुझे सुनाने लग गए यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको पता चल जाएगा तो। मैंने कहा ओ भाई, उसी का बारे में मैंने उसको वीडियो बताया। बोले हाँ यार भैया, अच्छा मेरे ये इशू मेरे सामने आ रही थी, जिसको हम्म, मेंशन करा हम्म, उसने भी मेरा वीडियो देख के मुझे बोला कि हाँ भैया यार, मेरे को इशू आ रही थी, थैंक यू, आपके पापा ने भी थोड़ी हेल्प कर दी। तो या, ये जो कायर लोग होते हैं ना, हम्म, ये आपको बोलने भी नहीं देते हैं। ये एक हम्म, मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं कभी मेरे रिश्तेदारों के बीच में जाता था तो वो जो कमज़ोर इंसान है ना, बार बार मेरे को चिमटी मारता था कि इससे हम्म, बात मत कर, इससे ऐसे झुक के बात कर, इसके पाँव हम्म, पड़, ये पड़। हम्म, तो कायर इंसान हमको और कायर बनाता है। फिर जब आप उस कायर बिल्कुल, इंसान से दूर हटते हो, जब आपको पता चलता है कि अरे यार तुम शेर थे ना, तुम भेड़ों के झुंड में बैठे हुए थे। जब तुम गिद्धड़ों अपनी, के झुंड में या, हाँ जब तुम्हें अपनी असली काबिलियत पता चलती है, वो तुमको पता ही नहीं चलने देते ना। वो चाहते हैं कि तुम इस परिवार का झंझाट में फंसे रहो। पहले उनका मेरे एक को थोड़ा भी, हाँ। स्कैरसिटी माइंडसेट होता है उनका। उनको ऐसे लगता है कि दुनिया में ऑप्शंस बहुत कम है। उनको ऐसे लगता है कि दुनिया में लड़कियां भी बहुत कम है, एक जो मिल रही है उसी से शादी कर लो। उनको ऐसा लगता है कि दुनिया में नौकरी और पैसे की भी बहुत कमी है, एक जो नौकरी मिल रही है, अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो भाई चपड़ासी की भी नौकरी मिल जाए, हम्म, चाट लो उसको, चपड़ासी की नौकरी को छोड़ो मत। उनको ऐसा भी लगता है कि भाई अभी पता नहीं क्या घर जोड़ लो, या ये जो उम्र मिली है इसमें कहीं ड्यूटी पे लग जाओ, कहीं नौकरी पे लग जाओ। उनको हमेशा स्कैरसिटी एंग्जाइटी हमेशा तुम्हारे अंदर बना के रखेंगे। तुम्हारी खूबियों में भी वो पिन चुभा देंगे। वो ये नार्सिज्म सब इकट्ठा लेकर आता है, सब सारी जितनी भी दुर्भावनाएं होती है ना। इसका एक कारण और भी है ना, कोई नहीं चाहता कि भैया तुम उनसे आगे निकल जाओ। क्योंकि अगर मान लो एक बंदा जो मुझे सच में दबा सकता है, तो फिर यार मेरे को अगर उस स्थिति में जाने ही नहीं देना कि ये मुझे दबा सके। तो लोग अपनी काबिलियत बढ़ाना जानते नहीं हैं। देखो, पावर को बेसिकली आप यूँ समझ लो कि इतनी काबिलियत होना कि आप हालातों को अपने हिसाब से बना सको, तो भैया वो आपको नुकसान ना पहुंचे। ये वो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है, साइंस वाला नहीं, फिलोसफिकल वे में। आप सिचुएशन को अपने हिसाब से कर सकते हो। लोग ये नहीं चाहते कि मैं पावरफुल बनूं या इन्फ्लुएंशियल बनूं, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। अब मेहनत करना चाहता नहीं कोई, तो क्या करो, इसका जो बिलीफ है, इसका जो थॉट है, उसको इतना नीचे गिरा दो कि कभी हाँ, उठने की सोचे नहीं। और ये मेरे, कंफ्यूज हो जाए, हाँ और ये मेरी कंफ्यूज हो जाए, 30 हाँ साल की कि यार जिंदगी ये में, मेरे ऊपर क्यों कर रहा है यार, ये हाँ, भड़वे को क्या मिल रहा है मेरे ऊपर। लेकिन उसकी खुराक ही, पैरासाइट जो होता है उसकी खुराक यही होती है ना। खुद तो उसकी औकात होती नहीं, उसके इट्स गुदे में कॉल्ड कुछ फूट इंश्योरेंस होता नहीं। पॉलिसी। ये हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी उनकी। यस यस, इंश्योरेंस पॉलिसी तो ये बस यही करता है कि कहीं से आपको नीचे गिरा दे, डिग्रेड कर दे, अपने कीचड़ में ले। जो सुअर होता है ना, अपने कीचड़ में कोशिश करता है, आप एक बार आ जाओ बस, वो कीचड़ में आप लोटपोट हो जाओ। अभी क्योंकि उसको मेरी, एक बात तो बिल्कुल पता होती है कि आप ऊपर हो उससे ऑलरेडी। उसको एक पता होती है कि आईक्यू अच्छा है इसका। हम्म, अब आपका आईक्यू अच्छा हो गया तो आप वो कैसे दबाएं। तो बस ये वो टेंडेंसी निकालता रहता है, बीच में कुछ टोंट मार दिया, या बीच में कुछ कमी निकाल दी, अच्छे काम में भी कमी निकाल दी। उससे एक क्या होता है कि उसका इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स तो है, उसको तो राहत मिलती है, थोड़ा सा वो प्राइड भी लेता है कि हाँ यहाँ पे तो मारा मैंने, मजा आया मुझे। वो छोटे मोटे चीज़ों में खुश होता है। मैंने अपनी हम्म, सिस्टर, मैंने पूरी कोशिश करी कि यार ये जो मेरी रिलेटिव्स है या स्पेशली मेरी फैमिली का एक सदस्य, उसका इन्फ्लुएंस मेरी सिस्टर पे नहीं हो। ओके, मेरी सिस्टर के ऊपर मैंने पूरी कोशिश करी कि हाँ ये इंडिपेंडेंट बने, मेच्योर बने, चीज़ों को समझे, इमोशनली स्टेबल हो। ये भी कि फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, चीज़ों की स्केर्सिटी को भी समझते हुए कैसे रहना है। ये सब समझने के बाद उसके है ना एक मेच्योरिटी एक आ जाती है इंसान के अंदर कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वहीं पर एक जो रिलेटिव है उसने कहा नहीं, 50,000 खर्च हो जाए, मेरे को ये काम चाहिए। जबकि भैया आपका हस्बैंड रिटायर्ड है, जितने आप खर्चा करने को बोल रहे हो आपको उतनी पेंशन भी नहीं है। और मेरी जो सिस्टर है ना, ये अभी 18 की हुई है, मैं 30 का हूँ, थोड़ा ज़्यादा गैप है। तो मेरी कज़िन है,
उसके कई जो हस्बैंड है, उसके कई रिश्तेदार में बोल रहे थे, अरे यार इसकी शादी नहीं हो रही इसकी, और तुम्हारी मौसी की लड़की ने जरा उसकी बात करना। उसने, मेरी कजिन ने ये बोला कि भैया तुम रहने दो, तुमको बेच खाएगी उसमें की है। तो कम से कम मैंने अपनी फैमिली में ऐसा इंसान तो बना कर रखा जो एक कायर नहीं है, वो अपने आप में रह सकता है। अगर यहाँ पे कोई वीडियो ऐसा व्यक्ति देख रहा है जिसको लिटरली लगता है कि यार मैं अपनी फैमिली में दबा हुआ हूँ, मैं कमज़ोर हो रखा हूँ, मैं, मेरी फैमिली का फिर क्या होगा मेरे बिना, और तुम घर में गालियाँ भी खाते हो, देखो अगर तुम मेजर इकबाल जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो मेरे भाई जी लो यार, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम रहो ना रहो, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क यूँ भी नहीं पड़ता है। मेरे पास ऑलरेडी बहुत से लोग हैं फ़िक्र करने के लिए, जैसे कि मेरे आर्टिस्ट जो मेरे साथ मेरे गेम में काम करते हैं, मेरे डेवलपर्स जो मेरी चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, मेरा आईपी लॉयर जो मेरी आईपी को रजिस्टर करने का काम कर रहे हैं, मुझे इनकी पड़ी है। लेकिन अगर तुम लिटरली चाहते हो कि तुम इस फसाद से निकलो, भाई तुम एक्सटर्नल वैलिडेशन छोड़ दो यार, तुमको कोई वैलिडेट नहीं करने वाला जब तक तुम अच्छा दे रहे हो, तुमको तुम जी सर हो, जैसे ही देना बंद कर दिया तुम भाड़ में जाओ वाले व्यक्ति हो। दूसरा, तुमको क्यों ये चाहिए कि भैया जब तक तुम्हें बाहर वाला स्वीकृति नहीं देगा तब तक तुम खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तुम खुद भी एक्सेप्ट करो ना, तुम ये भी तो देखो कि तुमने क्या क्या उखाड़ा है। मैं हमेशा अपने सर्टिफिकेट मेरे आगे एक रूम है, मैंने वहाँ पे टांग के रखे, रोज मुझे याद दिलाता है कि भैया तू दिल्ली जा चुका है, नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में स्टेट की तरफ से जा चुका है, इससे ज़्यादा तेरे को क्या चाहिए। फर्स्ट टाइम अच्छा की हितम भाई, हाँ, हितम भाई इसकी ना बैटरी लो रही है, इसकी 1 पे पहुंच गई है, और तो अब क्या कल क्या? ठीक है, तो आज का डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं। अपन एक काम करेंगे, अगले संडे फिर से सेशन रखते हैं, देखते हैं लोगों के क्या सवाल आते हैं। तो वीडियो श्योर को मैं, आप डिसकनेक्ट भी हो जाओ तो अब भी कोई बात नहीं, मेरी यहाँ रिकॉर्डिंग चालू है। मैं थोड़ा सा एक चीज़ पॉइंट आउट कर देता हूँ कि देखो भाई, जिसके कोई भी सवाल है डाल सकते हो, हयाते, हेथम, जो भी नाम आपको यूज़ करना है कमेंट में मेरा नाम डाल के दे दो, क्योंकि जो गेमिंग यूट्यूबर्स हैं वो अब मेरे को जानते हैं मैं कौन हूँ, पर है ठीक है। तो आज का लाइव सेशन हम यहीं ख़त्म, सॉरी लाइव सेशन नहीं, ये रिकॉर्डेड सेशन है, और मैं ये वीडियो जो है अभी शिवम भाई को दे दूंगा। तो यहाँ पे जाने से पहले मैं एक चीज़ लास्ट में बता देता हूँ, जो कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, मेरे से कोई भी आपका साइकोलॉजिकल रीज़न हो, हम उन चीज़ों को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। और चाहो तो मेरा एक और चैनल है फैंटम डिसीजन, उसका सब्सक्राइब कर लेना, उस पर भी हो सकता है तो मैं आपके लिए अलग से कस्टम वीडियो ला सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप यू हैव अ ग्रेट डे।